गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। प्रोग्राम का आगाज हम एक सवाल से करते हैं और सवाल आज ये है, कोकोनट वाटर को उर्दू में क्या कहते हैं? नारियल पानी। अच्छा, नारियल पानी कहते हैं? नारियल पानी नहीं कहते, नारियल पानी भी कहते हैं। भी कहते हैं? भी कहते हैं। अच्छा, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे नहीं पता होगा नारियल पानी। नहीं, मुझे पता था कि ट्रांसलेट तो आप कर देंगी। नारियल पानी कहते हैं ना? अच्छा, मुझे इतना ही पता है। ओके, मेरे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि आपसे पहले पूछते हैं, थोड़ा सा रोब झाड़ते हैं, फिर सबको बताते हैं। बताएं। कल से पहले मुझे भी नहीं पता था। अच्छा। डाब कहते हैं। डाब कहते हैं? डाब कहते हैं। डाब उर्दू जुबान का लफ्ज़ है? जी। अच्छा, नहीं, और क्या मैं कहीं फारसी पढ़ता हूँ? हो सकता है ना, मतलब कि फारसी में ये कहते हैं, फलानी जुबान में ये कहते हैं, लेकिन ठीक है, उर्दू में नारियल पानी को डाब भी कहते हैं, मतलब कोकोनट वाटर को आप डाब कह सकते हैं। ये मुझे भी नहीं पता था। ये बड़ी एक अच्छी बात है, एक नई चीज डिक्शनरी में, वोकैबुलरी में इजाफा हो। बिल्कुल ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वेलकम करते हैं आज हम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब को। चुके वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचे हैं अब से कुछ देर कबल, और उन्हें वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा साहब ने उनको वेलकम किया है। और जो बहुत अहम मुलाकातें जिनकी शेड्यूल हैं, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़रा से भी मुलाकात, आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात होगी, वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात होगी, और इसके अलावा वज़ीर सिंध से भी मुलाकातें उनकी मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद की बात की जाए तो शाहराए खैर मकदमी, वो बैनर्स जो है, हम आ भी रहे थे सुबह तो हमने देखा कि किस तरह से बैनर्स लगे हुए थे कि पाक ईरान जो दोस्ती है उसके हवाले से बातें वहाँ पर लिखी थी। बिल्कुल सही। और सबीन, इसके साथ साथ तो लाहौर भी जाएंगे, वो कराची भी जाएंगे। बुध को उनकी वापसी है। बहुत अहम ये दौरा है। 2 तरफा ताल्लुकात की अगर उसमें हम देखें इसको नज़र से, उस निगाह से, तो ज़रा बहुत अहम होता है। बहुत अहम है। लाहौर भी उनकी बिल्कुल, लाहौर एंड कराची, वहाँ पे विजिट है, और कराची में भी जो विजिट है उनका एक्सपेक्टेड है। और कराची में ज़रा सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब से मुलाकात है, गवर्नर सिंध करवंट साहब से उनकी मुलाकात। ऐसे में कराची में आम तातील की भी बात हो रही है, स्कूलों में छुट्टियाँ बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे। चलें, 23 तारीख को छुट्टी होगी। और सिर्फ कराची से मुताल्लिक है, इस्लामाबाद और लाहौर से मुताल्लिक ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और अब अगर हम कल की मुनासबत से बात कर लें, कल का दिन बहुत अहम रहा, उस पर भी बात कर लेते हैं। ज़िमनी इलेक्शन, ज़ाहिर है बहुत अहम दिन कल, और नून लीग ने इसका मैदान अपने नाम किया है। 21 में से जो 12 नशिस्तों हैं उस पर नून लीग कामयाब हुई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें, जबकि काफ लीग, IPP और BNP को भी 1 नशिस्त मिली है। 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, और नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। 2 नशिस्तों पर आज़ाद अरकान और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही, बाप बेटे दोनों, इनको ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई है। लेकिन इसके साथ साथ खासी खबरें गर्म थी, सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बन रही थी कि थोड़ी धांधली का शोर मचा हुआ था। धांधली का शोर, कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। ऐसा भी नहीं कि वीडियो नहीं है, तहकीकात इस पर होनी चाहिए। वी आर नॉट द जज ऑफ कोर्स, हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं उसको। अच्छा, KP में तहरीक इंसाफ को बहरहाल अपसेट शिकस्त हुई है, और मकतूल रेहान ज़ेब के जो भाई मुबारक ज़ेब, उन्होंने बाजोड़ की 2 नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हराया। और ज़िमनी इंतखाब की जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो उस पर जो पार्टी कामयाब हो रही है वो जश्न मनाए। स्पेशली नून लीग ने पंजाब में जश्न मनाए। कौमी और सूबाई असम्बली के 14 जो हल्के हैं उनके ज़िमनी इलेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ नए चेहरे भी आए हैं, कुछ पुराने चेहरे भी आए हैं। 6 जो हैं वो नए चेहरे हैं, और 8 जो हैं वो पुराने चेहरे हैं जो मुंतखब हुए हैं। अच्छा, नए चेहरों की बात करें तो नारोवाल से है अहमद इकबाल, वो है जी। गुजरात से मूसा इलाही, वो हैं। और तलागंग की बात की जाए तो उसमें जो मलिक फलक शेर हैं वो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। और लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ से मोहम्मद खुर्रम नवाज़ हैं, राशिद मिन्हास हैं, और वज़ीराबाद से अदनान अफजल चट्ठा भी हैं जो कि नए मेंबर बनने वालों में शामिल हैं। अच्छा, इस पंजाब असम्बली में जिस तरह हम देख रहे हैं नून लीग ने कामयाबी समेटी है। अब सूबाई असम्बली की 12 में से 9 नशिस्तें ऐसी हैं जो नून लीग ने अपने नाम की हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक जफरवाल से नून लीग के अहमद इकबाल चौधरी, लाहौर, शेखुपुरा, भक्कर, चकवाल, डेरा गाजी खान, यहाँ पर भी नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए। वज़ीराबाद में नून लीग ने PTI से सीट छीनी है। और गुजरात से जिस तरह आपने मूसा इलाही का जिक्र किया, उन्होंने परवेज़ इलाही को हराया है। और
बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। हाँ, और रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी। और केपी की अगर हम बात कर लें, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त हुई है, तो ज़रा उसके अपडेट भी हमने आपको दी। और इसी तरह ज़रा जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, जिस हल्के से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो सीट छोड़ी थी उसकी भी अगर बात की जाए तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके जो फैमिली मेंबर है वो उस पर मुंतखब हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलें, ये तो हमने बात की कल के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक, इस पर हम आगे चलकर डिटेल से बात करने के लिए आज जिस तरह हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, ईरानी सईम रईसी के दौरे की अगर हम बात करें, जिस तरह से वो उनका इस्तकबाल हुआ और ज़रा उनकी कुछ मुलाकातों की हम बात भी कर रहे हैं। और ये ज़रा वैसे भी बहुत अहम है, उनके ब्रदर ममालिक की जब हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे माहदे जो कि हो रहे होते हैं, बहुत से ऐसे माहदे जो कि तातुल का शिकार होते हैं, और बहुत से नए माहदों की राहें हमवार होती हैं। ऐसे में हम बात करेंगे, तज़िया हासिल करेंगे, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले इस दौरे से मुताल्लिक क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जिस वक्त ये दौरा हो रहा है वो वक्त बहुत अहम है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में खासी टेंशन है, वो चाहे फिर इसराइल ईरान टेंशन हो, जिस तरह हम बात करते आए हैं। अब ऐसे में कितना अहम ये दौरा? बहुत शुक्रिया। देखिए जी ये 4 एतबार से ये दौरा बहुत अहम है। पहली बात ये कि जो मौजूदा पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है, उसके मार्ज़ वजूद में आने के बाद ये किसी भी हेड ऑफ स्टेट का पहला पाकिस्तान का दौरा है। दूसरी बात ये कि ईरान के किसी भी सदर का ये 8 साल के बाद पहला पाकिस्तान का दौरा है। और तीसरी बात ये कि जिस तरह कुछ अर्सा पहले जनवरी में हमारे दरमियान कुछ गलतफहमियां और कशीदगियां पैदा हुई थी, जिसको बुर्दबारी और तहम्मुल और दानिशमंदाना अंदाज में दूर कर लिया गया था। और आप जानते हैं कि उसके बाद ईरानी वजीर खारजा ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। और अब ये जो उनके हेड ऑफ स्टेट का पाकिस्तान का दौरा है, ये इस बात का सबूत है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दानिशमंदाना अंदाज में बायलैटरल लेवल पर अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दहशतगर्दी को एक मुश्तरका नासूर और दुश्मनी और ख़तरा समझते हैं, और तवानाई और तिजारत के शोबों में अपने ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। अच्छा, इसमें और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है 3 रोज़ा विज़िट है और उसके बाद लाहौर में भी विज़िट है, कराची में भी विज़िट है, और तमाम जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें भी ज़ाहिर है वो करेंगे। तो ऐसे में क्या क्या आप और नई चीज़ें देख रहे हैं कि इस मुलाकात में वो एक्सपेक्टेड हैं कि हो जाएंगी खुशाइन चीज़ें? देखिए, ये 3 रोज़ा दौरा है। पहला दिन इनका इस्लामाबाद में गुजरेगा और यकीनन वज़ीर आज़म, सदर और फौज की क़यादत से उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं। दूसरा दिन इनका लाहौर में है और वो बादशाही मस्जिद का भी में भी नमाज़ अदा करेंगे और मज़ार अल्लामा इकबाल पे भी हाज़िरी देंगे। तीसरे दिन वो कराची जाएंगे, जो कि जिसमें उनकी बहुत अहम मुलाकातें पाक ईरान जो बिजनेस काउंसिल है उससे खिताब है। तो बुनियादी तौर पे अगर आप इसका पूरा एजेंडा देखें तो 3 जो अहम तरीन मामलात हैं उसकी निशानदही होती है। पहली बात तो ये है कि आप देखें, सऊदी अरब की एक आला सतही वफ़द ने अभी हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया, और उसके चंद दिनों के बाद ईरान के सदर का पाकिस्तान का दौरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान जो है 2 तरफा ताल्लुकात पर बिलीव करता है और खुशहाली और तरक्की के सफ़र को तमाम ममालिक के साथ बायलैटरल लेवल पर आगे फ़रोग़ देना चाहता है। इसका मकसद किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ दुश्मनी या उसके मफादात को नुकसान पहुँचाना नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि हम दोनों ममालिक जो हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, क्योंकि हम दोनों का मुश्तरका ये ख़तरा है, तो उसमें भी हम बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म के हवाले से ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा पहलू ये है कि हम माशी तरक्की को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे कुछ बॉर्डर मार्केट्स का क़याम भी मुतवक्के है, ताकि वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो मज़ीद माशी वसाइल और मौक़े से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा सकें। और जो आखिरी एस्पेक्ट है वो ये कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान चीप, सिक्योर और सस्टेनेबल एनर्जी, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की हमारी रिक्वायरमेंट है। उस हवाले से भी हम ईरान से आने वाले दिनों में करीबी ताउन के ख्वाहां हैं। ठीक, और बस एक जुमला कि बिजनेस के लिए कितना अहम होगा, चूंकि बिजनेस डेलीगेशन भी साथ है।
जी देखिए, इसमें दो बातें, बल्कि बिजनेस डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिन जो होगा इनका, जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान ईरान बिजनेस काउंसिल से इनका खिताब होगा कराची में, जो बहुत अहम है कि पाकिस्तान जो है हमारे दरमियान तकरीबन 2 अरब से कुछ ज्यादा का तिजारती हुजम है। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए मौके हैं हमारी तिजारती और सरहदी बरादरी के लिए कि वो ईरान में अपने तिजारत के और एक्सपोर्ट्स के मजीद मौके एक्सप्लोर करें। लेकिन एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्विकली कहना चाहूंगा कि भारत जो है उसने हमेशा कोशिश की है कि हमारे दरमियान गलतफहमियां पैदा करें। जब जनवरी में हमारे दरमियान कशीदगी हुई थी तो उसको भी इन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी। तो मैं अपनी ईरानी क़यादत और दोस्तों पे भी ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वो इस बात पे नजर रखें कि वो कौन से मुल्क हैं जो कि हमारे दरमियान गलतफहमियां पैदा करना चाहते हैं, और हम दोनों के मुश्तरका दुश्मन जो कि दर्दों की शक्ल में मौजूद हैं उनकी पुष्टपनाही करते हैं, और इस इलाके को, इस खित्ते को और हम दोनों के अवाम को तरक्की और खुशहाली से महरूम रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, साथ में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मौसम की। और जब बात मौसम की है तो आज पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा ये हमें ज़रूर बताइए। अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक के प्रेडिक्शंस क्या हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक वो क्या कहते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 17, ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर की बात करेंगे, लाहौर में कम से कम 20, ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कराची में कम से कम 25, ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर हम बात करें पेशावर की तो कम से कम 18, ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करेंगे, कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आज का मौसम। और इस कराची की नहीं सॉरी लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हल्के हल्के बादल हैं, वरना बाकी अगर ज़्यादातर इलाकों की बात की जाए पाकिस्तान की तो वहाँ पर सूरज है। लेकिन अभी एक अगला स्पेल आने वाला है, कुछ दिनों में अगला स्पेल आने वाला है। लेकिन जहाँ जहाँ मौजूदा स्पेल ने दुनिया में तबाही मचाई, अगर उसकी हम बात करें सबीन, सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशें हुई हैं और उससे जो तबाही के मनाजिर हमारे सामने आए कि कई इलाके ऐसे जहाँ गाड़ियाँ डूब गई हैं, सड़कें, गलियाँ, यूँ मंजर था जैसे कोई तालाब हो या कोई दरिया हो या कोई नाला हो, कि गाड़ियाँ पानी में यूँ बह रही थी जैसे वाकई वो कागज़ की गाड़ियाँ हों। असीर और नजरान ये वो इलाके हैं जहाँ पर तूफ़ानी बारिशों ने बहुत तबाही मचाई है और हुकाम ने मुख्तलिफ शहरों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। रियाद समेत मुख्तलिफ इलाके ऐसे जहाँ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी मजीद बारिशें होंगी। ये आपको विजुअल हम दिखा भी रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरिया का समंजर है, कोई तालाब का समंजर है कि पानी बस बहे चले जा रहा है, चूँकि और रास्ता मिला नहीं तो सड़क के रास्ते ही जा रहे हैं और इस तरह आधी आधी इमारतें डूबी नजर आ रही हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज जिसकी हम बात करें और आज जो है वर्ल्ड अर्थ डे भी मनाया जा रहा है, तो उसकी मुनासबत से भी हम जरा आगे चल के बात करेंगे कि हम अपनी ज़मीन के साथ, हमने अपने इन्वायरमेंट के साथ हमने क्या से क्या कर दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रिकेट की दुनिया की, जहां पर राज कर रहे हैं बाबर आजम। बादशाहत उनकी जारी है और उनका बल्ला रन्स के अंबार लगाते जा रहा है और नित नए रिकॉर्ड्स वो बना रहे हैं। अब T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कप्तान बन गए हैं बाबर आजम। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। एग्जैक्टली, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। बतौर कप्तान 76 इनिंग्स में 2362 रन बनाए थे और एरन फिंच ने और बाबर आजम ने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में अपनी इनिंग्स का 28वां रन बनाकर ये संगमील अबूर किया। ये उनके करियर की 67वीं इनिंग्स थी और इसके साथ ही T20 इंटरनेशनल में 400 चौके लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर बन गए हैं। कप्तान की हम बात कर रहे हैं और जाहिर है उनके रिकॉर्ड का जिक्र हम कर रहे थे और ऐसे में देखते हैं सबीन के ज़ाहिर वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक और रिकॉर्ड की बात करें, अगर हम वुमेन टीम की बात कर लें और कौमी क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार, उनकी बात करते हैं जी। वनडे इंटरनेशनल में 100 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं उन्होंने और ये 100 विकेटें मुकम्मल करने वाली दूसरी पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर बन गई हैं। ये एजाज उन्होंने 108वें मैच में हासिल किया है। वेस्ट इंडीज की दूसरी वुमेन वनडे में सनसनीखेज जो है मुकाबला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 233 रन बनाए और वेस्ट इंडीज ने मैच की आखिरी गेंद पर हदफ अबूर कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज और वेस्ट इंडीज की 2-0 से जाहिर है बर्तरी उनको मिली है।
अच्छा जी, ये तो थी जी क्रिकेट की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत मुस्कुराहट की बात करते हैं। खूबसूरत मुस्कुराहट की जब बात आती है तो एक जो पोर्ट्रेट है वो सबके आंखों के आगे आ जाता है, आपके माइंड में आ जाता है, मोनालिसा की। अब वो बातें करने लगी हैं। पहले आप सिर्फ देखते थे, उनको अब बातें करने लगी है। ये हो रहा है फर बोल रही हैं, फर बोल रही हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज की जब बात हो रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात हो रही है। उसकी बदौलत हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई AI टेक्नोलॉजी तैयार की है जो आम तस्वीर है, एक साकित तस्वीर होती है, उसकी ऑडियो क्लिप लेकर खुदकार तौर पर हकीकी नज़र आने वाली जो वीडियोस हैं उनको तैयार कर लिया जाता है, जिसमें वो फ़र्द बात करना शुरू कर देता है। जी, हकीकी चेहरों के साथ साथ ज़ाहिर है कार्टून्स को भी आगे इस पर भी ज़ाहिर है इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि वहाँ उनकी वीडियोस भी तैयार की जा सकती हैं। और यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि अल्फाज के मुताबिक जो है वो होंठ हिलाते हैं। अच्छा, टेक्निक के ये खासे टाइम से सबीन हो रहा है कि आप अपनी पिक्चर, अपने बच्चों की पिक्चर, वो बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें अपलोड करते हैं तो उसमें वो गाना भी आ जाता है तो वो उसकी मूवमेंट होती है। बट ये है कि आप और ज़्यादा प्रिसीजन के साथ कर रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि वो जो लफ्ज़ अदा कर रहे हैं उस तरह से होंठ हिलना ये ज़्यादा डिफरेंट है। प्लस पेंटिंग का ऐसे करना है, चले आपने कोई किसी की खुद पिक्चर क्लिक किया है तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। पोर्ट्रेट है एक सिंपल, और उसकी अगर बात की जाए उस पिक्चर की तो वो ऐसे बात करिए जैसे कि बहुत नेचुरल तरीके से वो बात कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, नई नई चीजें तो हो रही हैं, नए नए सेगमेंट्स भी हम लेकर आएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल होने वाला ज़िमनी इंतखाब, जिसमें ज़ाहिर है हर सियासी जमात को उम्मीद तो ये थी कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है नून लीग की परफॉर्मेंस सबसे बेहतर उस पर नजर आई है। इसमें सवाल ये उठता है कि क्या अवाम को रिलीफ इतना दे दिया गया है कि अवाम ने उन पर एतमाद किया है, हाँ, कि खुश हो गए हैं। और ज़ाहिर है ये सवाल यूँ तो नून लीग से भी हम करेंगे कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि वो कामयाब हो, लेकिन एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या राय रखती है और पीपल्स पार्टी के नताइज जो हैं वो क्या एक्सपेक्टेड नताइज उनको नज़र आते हैं या कि उनको भी कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आती है। इस पर बात कर लेते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब साथ मौजूद, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। कुंडी साहब, कल का इंतखाब और अब तक जितने नताइज सामने आए हैं एज एक्सपेक्टेड? देखें, कल ज़िमनी इलेक्शन हुए इस मुल्क में मुख्तलिफ सीटों पे और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जीती हैं। नॉर्मली मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को, जिस सूबे की हुकूमत होती है उसको एज होता है कि वो सीटें जीती हैं। और आप देखा कि पंजाब में आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है अपने इत्तेहादी जमात PMLN को सपोर्ट किया। सिंध में इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती। KP में जो है वो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है जो है, उन्होंने बल्कि एक जो है बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार है जिनके साथ एक मिसहैप हुआ था, जी उन्होंने जीती। तो ये चीज़ें जो है वो हुई हैं, कुछ जगहों पे डेफिनेटली हुई हैं। अब मैं अगर आपको KP की मिसाल दूं, कल एक सोशल मीडिया एक बच्चे की तस्वीर जो वोट पोल कर रहा था। अब इस किस्म के अगर वोट पोल हो, बच्चे भी वोट पोल करें, वो मुझे कोई 13-14 साल का 12 साल का बच्चा लग रहा था जो वोट पोल कर रहा था। तो इस किस्म की हो, फिर डेफिनेटली आपकी जब सूबाई हुकूमत होती है आपको जो होता है। KP में सूबाई हुकूमत ने डेवलपमेंट्स काम भी किए हैं, अच्छा, चीफ मिनिस्टर को भी हुआ जैसे होता है नॉर्मली। एज से मुराद आपकी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल है, फिर कहते हैं ख्याल करें। जैसे देखिए लोग देखते हैं कि अगर ये सूबाई हुकूमत इस जमात की है तो अगर हम उनके नुमाइंदों को कामयाब करेंगे तो फिर ये जो है हमारे डेवलपमेंट काम हो सकेंगे। अब ऐसे में थोड़ा सा माहौल जो इनटॉलरेंस का लेवल हमें नजर आता है, वो चाहे इलेक्शंस हो, वो चाहे इलेक्शंस का माहौल ना भी हो, लेकिन कल भी जाहिर है एक जान के चले जाना। मैं पंजाब की अगर बात करूँ, नारावाल का जिक्र करूँ, जिम्मेदार कौन है इस सारी सिचुएशन का कि जाहिर है बहुत से ऐसी जगह होती हैं जहां पर हम देखते हैं कारकुनान आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है और इस हद तक हो जाती है कि फिर किसी ना किसी की जान चली जाती है। बाद में चाहे मजम्मत हो जाए, गिरफ्तारियां हो जाए, लेकिन जो कीमती जान चलेगी बहरहाल वो वापस नहीं आएगी। कौन जिम्मेदार है इस माहौल का? देखें, इलेक्शंस में नॉर्मली पहले तो यह था कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ पोलिंग स्टेशंस पे हो जाती थी, लेकिन जब आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टी के वर्कर्स, जब ये माहौल जो इस्लामाबाद में आपके ज़रिए लोग देखते हैं टीवी के ज़रिए, जो पार्लियामेंट का माहौल बना होता है और वहाँ पर जो एक सर्कस बनी होती है, तो उसमें एक पोलराइजेशन बढ़ती है, कम नहीं होती है। जब वो ये देखते हैं कि इस किस्म की बदतमीजी, इस किस्म की हल्ला गुला है, तो वो चीज़ें नीचे तक ट्रैवल करती हैं। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप टॉलरेंस नहीं दिखाती तो नीचे वर्कर भी उससे बढ़ के ज़्यादा वो करते हैं कि जी देखें वो तो टॉलरेंस नहीं, चलो हम भी ये करें। तो डेफिनेटली जब मैं आपके साथ कुछ करूँगा तो रिटर्न में आप भी तो करेंगे ना, कि आप खड़े होकर कहेंगे नहीं आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और जो है मैं कुछ नहीं करूँगा।
तो इस वजह से जो है ये चीजें बढ़ गई हैं। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ पार्लियामेंट पर या मीडिया पर या वीडियोस पर जिम्मेदारी डालने से बहुत बेहतर है कि जिस हलके की हम बात करें उस हलके के जिम्मेदार जो हैं, जो लीडर्स हैं, जिनकी एक पॉलिटिकल सह है, जिन्होंने ज़ाहिर है बहुत सा काम बहुत अरसे से कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ये जिम्मेदारी उनकी है कि अपने उस माहौल को साजगार रखें। अगर नजर आए उनको कि दो ग्रुप्स का तसादुम हो सकता है तो पहले से इसको मेंटेन रखा जाए कि नहीं, आपने अपनी जुरिस्डिक्शन में रहना है या आपने इस तरह से एहतजाज करना है कि बहरहाल मामला इस तरह ना बढ़ जाए। तो ये बहरहाल उस जगह के लीडर्स की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बनती? ठीक है, एक तो ज़रा पार्टी जमात की लीडर्स, मैं बिल्कुल मानता हूँ इन्हीं लोगों ने फिर पार्लियामेंट में जाना है। अब कल जो है मैंने एमपीए मुद्दे में पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट के माहौल में आपको बता रहा हूँ। फिर एक चीज़ है कि मैं आपके साथ एक चीज़ कर रहा हूँ, बदतमीजी या वट एवर जो भी नाम दें, आप खामोश बैठेंगे? कब तक खामोश बैठेंगे? आपका वर्कर कब तक खामोश होगा? लिहाजा तो ये तो 2 वे ट्रैफिक है ना, 1 वे ट्रैफिक तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन आप तो चलो आप तो बर्दाश्त करेंगे किसके साथ? ऐसे में डंडा मार देना किसी के सर के ऊपर के उस शख्स की जान ही चली जाए तो जाहिर सी बात है ये भी तो एक क्वेश्चनेबल चीज है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं जब ये बात कर रहा हूँ कि अगर ऊपर से पॉलिटिकल लीडरशिप कहे कि आपने ये करना है, आपने किसी साथ बैठना नहीं है, जिस किस्म की बयानात आते हैं, तो नीचे जब वो ट्रेवल करते हैं बयानात वर्कर्स तक, तो वो क्या करते हैं? तो वही चीज उससे बढ़ के करते हैं। तो फिर अगर मैं आपके साथ कर रहा हूँ या आप मेरे साथ करेंगे तो उसका रिटर्न क्या होगा? कि वो खामोश रहेंगे और आप बोलेंगे जी आप ठीक है, आपने डंडा मारना है, आपने थप्पड़ मारना है, जो करना है मैं बर्दाश्त करूँ। देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप में शायद कुछ बर्दाश्त थोड़ी बहुत, लेकिन नीचे जब ये चीजें ट्रैवल करती हैं, वो आती हैं, तो फिर ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। इसकी जिम्मेवार मैं खुद समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो कि ऊपर से मैसेजिंग कभी उन्होंने की कि आप इसको जो है टॉलरेट करें, इस चीज को करें। वो कहते हैं नहीं छोड़ना, ये करना है, वो करना है, तो फिर ये चीजें चलती हैं। और पहले तो पोलिंग स्टेशन पे होता था जी, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती थी, एक दूसरे का थप्पड़ लग जाते, बीच बचाव हो जाता था। लेकिन अब जो ये वायलेंस बढ़ रहा है, आप देखें ये वायलेंस ऊपर तक भी है। आप इस्लामाबाद में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पार्टी का देखिए, पार्लियामेंट में क्या सर्कस बना हुआ है, बैंड बाजों के साथ आ गए हैं, और क्या चीज रखी? अगर आपने बैंड बाजे बजाने और फॉर पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट कानूनसाजी के लिए एहतजाज बिल्कुल है, आप जमहूरी एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस किस्म के बाजों के साथ और सीटों के साथ आएंगे तो वो ऐसी नाज़िबा हरकत हम देख रहे होते हैं वहाँ पर हो रही होती हैं, कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि ऑनेस्टली कार्रवाई से हज़फ करना पड़ता है। हम टीवी पे भी नहीं चला पा रहे होते कि ये इस तरह के अल्फाज आप लोगों को कैसे कहना चले। वो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस आ जाती हैं तो उसके थ्रू लोगों को पता भी चल जाता है। तो आई टोटली एग्री विद यू कि ये इनटॉलरेंस एग्जैक्टली, अगर आप पार्लियामेंट पे भी डाल रहे हैं तो जितने भी रहनुमा सर, ये अब ज़ाहिर है कब तक हम यही कहते रहेंगे कि अच्छा वो चूंकि लीडरशिप ये कहती है या वो इस तरह के बयान देती है, और इस तरह जब नीचे जाता है वो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, उसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। बट दिस हैज टू एंड सर। आई एग्री, इट हैज टू एंड। देखें एक फोरम है, आपने इलेक्शन लड़ लिया है, इलेक्शन में आपको एतराज़ात हैं, उस एतराज़ात के फोरम्स मौजूद हैं, आप आए पार्लियामेंट में उस पर कानूनसाजी करें, कल ये चीज़ें दोबारा ना हों। और चीज़ें अगर हम 5 साल शोर शराबा करेंगे तो अगले इलेक्शन में फिर ऐसी किस्म की चीज़ें होंगी और फिर शोर शराबे होंगे। लिहाजा आप अपना एहतजाज, मैं कहता हूँ कि एहतजाज नहीं हो, एहतजाज आप बिल्कुल करें, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एक जमहूरी प्रोसेस है एहतजाज करना, लेकिन साथ साथ कानूनसाजी भी आपका क्या है। अगर आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, पार्लियामेंट भेजे इसलिए दे कि आप कानूनसाजी भी साथ साथ करते रहें। अगर आप कहें कि नहीं हमने कानूनसाजी बिल्कुल नहीं करनी है और हमने शोर शराबा करना है और काम नहीं चलने देना, काम तो देखिए पार्लियामेंट में चलेगा, बिल पेश होंगे, बिल पास होंगे, ये शोर शराबे करेंगे, शाम को आप किचन में बैठेंगे ये बिल गलत हुआ है, उस वक्त वो इनपुट नहीं देंगे, शाम को बोलेंगे ये तो गलत पास हो गया, हम इसको नहीं मानते। अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल तो पास हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही इनटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, एक जमहूरियत के हिसाब से सारी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। कुछ साहब एक छोटा सा सवाल और भी कि जो परवेज़ खटक साहब के हवाले से बातचीत हो रही है और ये खबरें आ रही हैं कि वो पीपल्स पार्टी शायद ज्वाइन कर सकते हैं, इन खबरों में कितनी सदाकत है? देखिए पॉलिटिक्स में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातचीत भी करते हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की जमात जो है वो अपोजिशन में है, हम भी अपोजिशन में है, लेकिन ऐसा इसमें कोई सदाकत नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए मैंने खुद भी देखा है कि वो पार्टी में शामिल, कोई बात, कोई मुलाकात, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। देखिए हम खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, हम शादियों में, गमी खुशी में उसके साथ मुलाकातें ऐसे होती हैं, मिलते रहते हैं, उसका इज्जत भी करते हैं, तराब भी करते हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई हमारी इस किस्म की डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन आएंगे तो वेलकम करेगी पीपल्स पार्टी उनको? ये तो जब बातचीत होगी उसके बाद पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है। चांसेस कितने हैं कुंडी साहब? वैसे जाहिर है आप सीनियर रहनुमा के चांसेस कितने हैं कि वेलकम उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो आना चाहते हैं वापस सियासत में, इंडियन पीपल्स पार्टी?
देखें कोई ऐसी डिस्कशन ही नहीं हुई कि पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं। जब डिस्कशन होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। लिहाजा मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिक्स में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। मतलब कभी अब आप देखें ना, जो अपोजिशन में इत्तेहाद बन रहा है, ये कल हमारे इत्तेहादी थे, ऐसे ही है। तब वो कुछ इत्तेहादी हमारे से चले गए और अपोजिशन में चले गए। तो ये चीजें पॉलिटिक्स में होती रहती हैं, लोग ऐसे आते ही भी हैं, होता जाते भी रहता हैं, है। लेकिन ऑफिशियली जब भी ऑफिशियली कुछ होगा इंशाल्लाह तो वो सारा बताया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। सबसे आगे में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। पाकिस्तान के मायनाज़ फाइटर शाहज़ेब रिंद छाए हुए, वैसे जमीन 2 रोज से छाए हुए हैं। भारतीय हरीफ को जैसे उन्होंने पिछाड़ा, और ज़रा उससे पहले थप्पड़ जड़ने की वीडियो वायरल हुई उनकी, उस पर लोगों ने बड़े सवाल भी उठाए कि अच्छा वो ये क्या होता है। ज़ाहिर है उस पर हम पूछेंगे भी उनसे। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि दुबई में कराची कॉम्बैट का तीसरा मरला था, जिसमें भारतीय कप्तान राणा सिंह को उन्होंने कुछ ही लम्हों में नॉकआउट किया। और सलमान खान जो है उन्होंने भी कहा क्या तुम करते हो, 20-20 सेकंड में तुम हरीफ को नॉकआउट कर देते हो। तो शाहज़ेब रिंद आज हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुबारकबाद भी आपको मिल रही होगी हर तरफ से, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबरदस्त शाहज़ेब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया शाहज़ेब। अच्छा, 2-3 चीजें जो कि बहुत ज्यादा आपकी वायरल हो रही हैं, तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो फाइट से पहले अच्छा अच्छी बात से आना चाहती हैं, फाइट से पहले नहीं सारी बातें अच्छी हैं, वो जिसका जवाब जरा वो दे देंगे। फाइट से पहले जो एग्रेशन था आपका भी और आपके हरीफ का भी, उसमें जरा कुछ अल्फाज का भी तबादला हो जो बहुत अग्रेसिव थे। थप्पड़ दे मारा, ये एब्रप्ट था, प्लान्ड था, क्या था? असल में प्लान तो नहीं था, ये जो है कुछ भी प्लान नहीं था। आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है फाइट से पहले बहुत ज्यादा, जिसमें जो है फाइटर दूसरे को जो है फेस ऑफ करते हैं और उसमें जो है फाइटर्स आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो फेस ऑफ हुई, वहां पे उसने जो है बहुत ही गंदी अल्फाज यूज की और बहुत ही ज्यादा गालियां दे रहा था, बहुत ही गंदी अल्फाज से। उससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत ही ज्यादा बुरी अल्फाज में बातें कर रहा था। तो मैं पहले से उसके ऊपर तपा हुआ था। मैंने कहा मुझे एक मौका मिल जाए, फिर मैं उसको जो है एक सबक सिखाता हूँ, जो कि इसने मेरी कंट्री के खिलाफ बात की है। तो पाकिस्तान के खिलाफ ये फाइट से पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट लगाता रहता था और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बुरी बातें करता था। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया, उसने मुझे दिक्कत दी, तो मैंने क्या उसका दिक्कत जो है काउंटर करके उसको चपेट मारा। अब जरा बात करते हो शानदार फतह की। शाहज़ेब जरा बताइएगा कि किस तरह से कितने टाइम में आपने नॉकआउट किया अपने जो है वो ओपोनेंट को, अपने हरीफ को, और क्या हाल अहवाल था मैच का? जी बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान की फाइट की टीम पाकिस्तान की तरफ से मैं पाकिस्तान का कैप्टन था और पाकिस्तान की टीम जो है प्लेयर्स फाइट कर रहे थे, जिसमें पहली फाइट हमारी हुई उसमें पाकिस्तान ने विन की, फिर दूसरी फाइट में इंडिया ने विन की। तो ये जो है मैच टाई अप हो गया था, लास्ट मेरे ऊपर था सब कुछ और मैं ठीक पाकिस्तान का कैप्टन था, तो सारा प्रेशर मेरे ऊपर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिंग में गया, मुझे अपने मेहनत पे भरोसा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी। और उसके बाद उस पर मैं पहले से ही आपको पता है इंडिया के खिलाफ हमारी जो है बहुत ही राइवलरी चलती है, तो मुझे पहले से ही था कि इसके वर्ल्ड चैंपियन से हारना है, इंडिया से नहीं हारना। तो इस वजह से बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर था और बहुत ही मतलब वो जो उसने मेरी गालियां वगैरह दी थी और माँ के बारे में गलत बात की थी, गाली दी थी, तो उस वजह से मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिंग में गया और उसको मैंने फर्स्ट राउंड में ही फिनिश कर दिया। ओके, और उनकी टेक्निक भी खासी चैलेंजिंग थी। मुए थाई ज़रा ने लर्न किया हुआ था, वो कितने चैलेंजिंग थे आपके? उनकी टेक्निक्स, उनकी तैयारी वो कितनी चैलेंजिंग थी? जी वो इंडिया के जो है सबसे टॉप प्लेयर है, उसमें जो है दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग है उसमें फाइट किया, यूएफसी में भी, रोड टू यूएफसी उसमें भी फाइट की थी। उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी फाइट थी और इस फाइट के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन मेरी मेहनत उससे ज्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है अपना मेहनत दिखाया वहाँ पे और फर्स्ट राउंड में ही उसको खत्म कर दिया। और आपकी मेहनत में ही आपने 10 घंटे में 20 पाउंड वजन गिराया इस फाइट से पहले। जी 10 घंटे में मैंने 25 पाउंड गिराया। 25 पाउंड गिराया था। ये अच्छा, एक तो ये कि किस तरह गिराया था और एक गिराना कितना जरूरी था? ये असल में कैटेगरी होती है ना, कैटेगरी होती है 150 एलबीज। हाँ 150 एलबीज है, वहाँ पे आपको जो है अपना वेट डालना होता है ताकि जो है आपको फाइट मिल सके। तो मेरा 150 एलबीज कैटेगरी था, तो मुझे 150 में फाइट लेके आना था। अगर मैं वेट कम नहीं करता तो फाइट ड्रॉप हो जाती। जैसे कि हमारा एक दूसरा प्लेयर था पाकिस्तान का, उसका वेट थोड़ा सा ऊपर था, इस वजह से वो फाइट ड्रॉप हुई थी। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, तो जैसे मैं जो है हो सकता था पूरी शाम में, मतलब पूरा सोया नहीं था, कुछ खाया था एक हफ्ते से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वेट जो है कंप्लीट कर दिया, क्योंकि वेट सबसे टफ पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वेट कम करना होता है, तो वेट मेरा कम हो गया। उसके नेक्स्ट पार्ट जो है फाइट।
तो वही बात है, महीनों लग जाते हैं लोगों को वेट लूज करने में। ये 2-2 किलो लोगों का वेट कम हो जाए तो ऑब्वियसली इतने घंटों के अंदर इतना ज़्यादा वेट लूज करना वाकई बड़ा पेनफुल भी होगा। अच्छा, ऐसे में अब सलमान खान की तरफ से जो आपको पजीराई मिली, अप्रिशिएट किया उन्होंने, वो ज़रा हाल अहवाल बताएं। जी बिल्कुल, फाइट के बाद जो है मैं सलमान के पास गया। सलमान वहाँ पे पहले से खड़े थे, वो मतलब आए थे इवेंट पे, उनके पास मैं गया। वो बहुत ज्यादा मुझसे खुश थे, कहते हैं कि क्या वही हर 20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो, क्योंकि उसने पहले की भी मेरी फाइट देखी थी। मेरे जितने भी लास्ट जो रिकॉर्ड चल रही है उसमें मैंने जो है मेरे जितने भी फाइट्स है लास्ट जो आप देखे चेक करें उसमें सब में फिनिशेस है, फर्स्ट राउंड फिनिशेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले की जो फाइट थी वो भी मैंने 15 सेकंड में नॉकआउट किया था, उससे पहले की फाइट भी मैंने नॉकआउट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक विनिंग स्ट्रीक चल रहा है और वो भी फिनिशेस के साथ फर्स्ट राउंड। तो उसमें वो बहुत खुश थे और मुझे उसमें शाबाशी भी दी। और उसके बाद पूरी उसकी टीम बैठी हुई थी और संजय दत्त का बेटा भी आया था, उसके साथ भी उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे कहा जब आपने एंट्री की हमें लगा कि आप जीत गए। ओके, यानी आपकी एंट्री ही ऐसी फातिहाना अंदाज की थी। अच्छा, एंट्री से पहले इस फाइट से पहले जो आपका लिबास, आपने जिस तरह से ट्रेडिशनल लिबास और फिर वो इतनी खूबसूरत शानदार पगड़ी, क्योंकि आप हमेशा गालिबन ऐसा ही करते हैं, वो कैसा ख्याल था कि अच्छा पहले अपने इस रिवायती अंदाज में जाना है आपने? असल में ये जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइट थी और वो भी रहा था दुबई में। और दुबई के मतलब आपको पता है सारे हमारे यहाँ पे और मेरा जो है एक गोल ये भी था कि मैं अपना ट्रेडिशन को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाऊं, पूरी दुनिया के लोगों को पता चले कि हमारा भी एक ट्रेडिशन है, हमारे पाकिस्तान का एक ट्रेडिशन है, बलूचिस्तान का एक ट्रेडिशन है। तो उसको मैंने जो है इस चीज को नजर में रखते हुए मैंने की। और मुझे पता था ये जो है फाइट मतलब बहुत ही बड़ी फाइट है, ये आपको पता है पूरी वर्ल्ड वाइड चल रही है और इसमें जो है इंडियन जो मीडिया है सबकी आयज है, वो सारे जो है इसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि टॉप क्लास की जो एथलीट्स है वो भी इसमें कम्पीट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि पूरी दुनिया में मतलब हमारा कल्चर जो उसमें पॉजिटिव इमेज शो। तो मैंने ये कल्चर शो किया अपने आगे। और शाहजेब, एक और चीज़ आपने बड़ी अच्छी शो की, जिस तरह से चले मैच तक तो ठीक था कि आपने अपना गुस्सा दिखाया और मैच आपने जीत लिया, बट मैच के बाद जिस तरह से आपने दोनों ममालिक के झंडों को उठाया, आपने एक अमन का पैगाम दिया, उस पर कैसा रिस्पॉन्स मिला? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है जो इंडियन अपोनेंट था उसने मुझे गाली भी दी थी, माफ की गाली भी दी थी, मतलब पूरा मुझे बहुत ज्यादा जलील किया था, पूरे हमारे मुल्क को उसने जलील किया था। लेकिन अगर मैं वो मेरे जगह पे होता वो कभी ऐसा ना करता। लेकिन मेरे ऊपर ये चैलेंजिंग भी था, मैं उस पर बहुत ही गुस्से में भी था। लेकिन बाद में ये है कि मुझे एक मैसेज भी देना था हमारे लोगों को और इंडियन जो लोग हैं फैंस हैं सबको एक मैसेज देना था कि हम जो है एक पीसफुल कंट्री है, हम जो है मतलब पत्थर का जवाब जो है फूल से देते हैं। तो ये मेरा एक मैसेज था उनके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैसेज पहुंच गया, वो बहुत ज्यादा इंडियन जितने भी है बहुत ज्यादा खुश है और ये जो है मैसेज एक अच्छे अंदाज में पहुंचा है। हमने तो हर तरह से अमन का पैगाम पहुंचाया, हर मैदान से हमने अमन का ही पैगाम पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया शाहजेब रिंद एंड ऑल द बेस्ट अपने वाली अगली फाइट्स के लिए, अगले इवेंट्स के लिए जो कि ज़रा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नो डाउट एक चैलेंज आपके लिए होता है क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से मुल्कों में जाना, वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था कि उन्होंने घर गाड़ी सब कुछ भी बेची फॉर दैट, तो ज़ाहिर ये मुश्किल होता है। शाहजेब बहुत शुक्रिया वंस अगेन साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। कल का मैच कैसा था या व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय कैसी थी, क्योंकि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं और 5 मैचेस में मुश्तमिल T20 सीरीज़ की बात करें, दिलचस्प मुकाबले ज़रा ये आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। के बाद आने का पहला मैच, काकूल के बाद का पहला इम्तिहान, तो ये पहला इम्तिहान काकूल के बाद कैसा रहा, ये कुछ तो ग्राउंड ने बताया है, कुछ परफॉर्मेंस ने बताया है, लेकिन उस पर हम जरा कमेंट भी लेंगे। लेकिन कल की अगर मैच की बात करें, जिस तरह कीवीज ने शाहीनों को काबू किया, 7 विकेट से फतह हासिल की और अभी सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है क्योंकि पहला मैच हुआ नहीं था। अब इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर नुमान नियाज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने जो सर कल का मैच स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो उसमें तो बिल्कुल ही पाकिस्तानी टीम ने हथियार डाल दिए। क्या हुआ, वो बहुत अच्छा खेले, हम बहुत बुरा खेले, हुआ क्या? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सीरीज रखी क्यों गई? ये 5 T20 तैयारी के लिए, वर्ल्ड कप की तैयारी। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अगर आप रख रहे हैं तो 11 उनके सुपरस्टार्स नहीं आ रहे, 11 स्टार्स उनके नहीं आ रहे, टॉप प्लेयर्स नहीं आ रहे। सो दिस मींस के बेनिफिट कौन करेगा? तैयारी किसकी हम करवा रहे हैं? न्यूजीलैंड की करवा रहे हैं, अपनी कर रहे हैं, नंबर 1 उन्हीं की कराइए। अच्छा, अगर स्टार्स आ जाते डॉक्टर साहब फिर क्या होता? एग्जैक्टली उसी पे आ रहा था। सेकेंडली, अगर आपने ये सीरीज तैयारी के लिए रखी थी तो आपको फोकस क्या था और आपके प्लान्स क्या थे? वो तो कुछ नहीं नजर आए। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा एविडेंट हुआ है पिछले 3-4 महीने से
कि एक मेंटल ब्लॉक है और जो मैनेजमेंट है टीम की वो ये चाहती है किसी तरह मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी, स्ट्राइक रेट दोनों का अच्छा नहीं, एक का 130 के करीब है, एक का 124 के करीब, चले तोड़ दें तोड़ के फिर आप रिप्लेसमेंट लेके आएंगे। रिप्लेसमेंट लेके आएंगे तो आप रिजवान को कहाँ पे खिलाएंगे? क्या मिडिल ऑर्डर पे जो उसका स्ट्राइक रेट है वो T20 में कहीं फिट इन होगा? अच्छा, अगर रिजवान नहीं खेलेगा तो क्विकेस्ट टू 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है, इवन बेटर देन विराट कोहली एंड बाबर आजम। तो अगर आप उसको नहीं खिलाएंगे तो फिर एक ड्रॉप करें। सेंस तो यही बनती है, करते हैं आप ड्रॉप। अब आपने क्या किया है कि आपने उनकी ओपनिंग तोड़ने के लिए रिजवान को 3 पे खिला दिया, वो ओपनिंग तोड़ने के लिए आपने टीम तोड़ दी। अच्छा, फिर ये शुरू हुआ था अफगानिस्तान, एक सीरीज हुई थी 3 T20 इंटरनेशनल्स की, आपने इनको डिलिबरेटली फोर्सफुली रेस्ट कराया था इनकी पावर को मार्जिनलाइज करने के लिए, बाबर और रिजवान को, शदाब को कप्तान बनाया। सही, उधर से आपके वो जो एक एका था ना वो खत्म होना शुरू हो गया। फिर अभी जो रिसेंटली आपने किया शहनशाह अफरीदी के साथ, बिल्कुल ये हो गया। एक तो ये चीज़ है। दूसरा मुझे बताएं कि पहले मैच फिक्सिंग की नज़र हो गए उसके 5 साल करियर के मोहम्मद आमिर के, फिर 4 साल वो फोर्स रिटायरमेंट में चला गया, 4 साल के बाद उसको वापस लेके आ रहे हैं किसी बेस पे। बिल्कुल, उसको एक मैच खिलाते हैं, वो 3 ओवर करता है, तो उसके बाद वो कल का मैच क्यों नहीं खेला? ये कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? हाउ कैन यू खिलाए क्यों थे फिर? खिलाना नहीं था तो क्या वो अनफिट था? मुझे तो नहीं पता। तो वो जो रोटेशन की बात हो रही है, अच्छा, रोटेशन में आमिर ही जाता था बाहर, नसीम क्यों नहीं जाता था बाहर? जो कि अच्छा, अमाज वसीम आपको सिंगल हैंडेडली PSL में 4 मैच जिता के आपको फोर्स करके कंपेल करके रिटायरमेंट से वापस लाए वेजी, वो मैच खेला नहीं खेला। नाउ अभी एक और जो कल अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आपका जो हेड कोच है अजहर महमूद, वो एक क्वेश्चन की रिप्लाई में कह रहा है, जो कि सही कह रहा है, कि जी 56 रन पावर प्ले में तो बन गए, पर उसके बाद ओवर नंबर 6 से लेके 11 तक जो है आपने 36 रन बनाए। ठीक है, दिस इज़ नॉट हाउ यू डू इट। अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग देख रहे हैं जहाँ पे 287 पे 262 हो रहा है, 224 पे 223 हो रहा है, तो दिस मीन्स कि T20 क्रिकेट जो इवॉल्व हो रही है आप रिग्रेस कर रहे हैं, राइट? आपके मिडिल ऑर्डर वोज हैं। अब आप आ जाएं अपनी बॉलिंग पे। अनफॉर्चुनेटली, हराने के लिए रिग्रेटेबली, पहले दिन मैंने राशिद को फ़ोन करके कहा था, मैंने जब इनको देखा न्यूजीलैंड की टीम को, मैं कहा यार ये दे डोंट बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट, ये तो 4.5 बंदों की टीम है। इसमें एक माइकल ब्रेसवेल है जिसकी अपनी जगह नहीं होती मेन टीम में, जो कप्तानी कर रहा है, एक इसमें टिम साइफर्ट है, एक इसमें मार्क चैपमैन है जो हमें धो के चले जाते हैं 142 के स्ट्राइक रेट से, उसने कोई 450 रन कर दिए। और उसके अलावा एक ये फॉक्स क्रॉफ्ट है, अपना डीन फॉक्स क्रॉफ्ट, एक वो प्लेयर है जो कि साउथ अफ्रीकन है, अभी नया है। टिम रॉबिन्सन है, अभी बिल्कुल ही नया है। सही। तो आपके पास एक इशोरी जो आधी पिच पे कल गेंद मारा था, फिर उसने आउट कर दी। तो दिस मीन्स कि हमारे आते हैं 15वें ओवर में, अब शहनशाह अफरीदी को लेके आते हैं, पहला वो स्पेल ठीक कर रहा है अब, लेकिन जो उसका प्रॉब्लम हमेशा से ये था मिडल ओवर्स, ठीक है, उसको 2 चौके 1 छक्का लगता है साइड पे, इमीडिएटली आप रिस्पॉन्स क्या देता है आपका कप्तान? लेके आता है नसीम शाह को, 4 गेंदों पे 23 हो जाता है। ये तो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थे। यस, इनको क्या हुआ? हाँ, तो अच्छा, मार्क चैपमैन आपसे आउट नहीं हुआ। यस, अगर एक खब्बा ठीक है, नसीम से कैच निकल गया, अगर वो खब्बा है तो आपको ऑफ स्पिनर किधर है? इस टीम में आपका प्लान है क्या? हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट? 5 T20 आपके होंगे, इंग्लैंड के साथ 3, आयरलैंड के साथ, एंड देन यू विल स्ट्रेट अवे यू विल बी गोइंग। ये गलतियां किसी एक के सर जा रही हैं? क्या कह रहे हैं? ये सारी गलतियां किसी एक के सर जा रही हैं? सर, एक के सर नहीं जा रही, एक तो वीक कैप्टन। ओके, ऊपर से आपने कमाल ये किया कि आपको तो कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। द वे यू हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ कैप्टनसी, और आप फिर जिसको रिप्लेस करके आ रहे हैं उसी तो को दोबारा आप कैसे यूनिटी और वो जो है एक टीम बॉन्डिंग करेंगे? शदाब को कल आप नंबर 6 पे प्रमोट ना करते और वो 207 के स्ट्राइक रेट से वो 40 ना करे, तो वेयर डिड यू स्टैंड? यस, लूजिंग एंड विनिंग सच, मतलब मैचेस हार जाते हैं आप, बट अगेंस्ट हुम एंड हाउ? ये हुम एंड हाउ मीन्स वी हैव नो प्लान। ओके, अच्छा, फिटनेस की आप बात करते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि क्रिकेटिंग फिटनेस और एंड्योरेंस जो है वो 2 डिफरेंट चीज़। अच्छा, अगर का कुल भेज दिया। हाँ। एक आजम खान जो है वो पकड़ के चला गया अपनी ये काफ, उसकी काफ टीयर हो गया, कल हैमस्ट्रिंग उड़ गया रिजवान का, तो किधर गई एंड्योरेंस और किधर गई फिटनेस? अच्छा डिसीजन नहीं था काकुल वाला, बड़ी एप्रिसिएशन मिल रही थी। दैट वाज प्रोबेबली अ डिलेड नी जर्क रिएक्शन। वो डिफरेंट है, वो एंड्योरेंस के लिए, स्टेमिना बिल्डिंग के लिए, बट आपकी अपनी कंडीशनिंग और ट्रेनिंग, क्रिकेट की स्पेशलाइज्ड फिटनेस और कंडीशनिंग किधर है, उसके लिए हमने अभी तक क्या किया? सही, सानोला's केस इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई पर्सनली फील, आई डोंट वांट कि डिजेक्ट हो हम लोगों, वी गेट हर्ट इस न्यूजीलैंड टीम से यार, इस न्यूजीलैंड टीम में आप 10 बॉल्स टू स्पेयर और 7 विकेटों से मैच हार जाए और चैपमैन अकेला मैच ले जाए यार,
अकेला। इससे पहले ओवर कॉन्फिडेंट थे ना सारे, एक तरह से वो कह रहे थे उन्होंने अपने बड़े प्लेयर्स नहीं भेजे, छोटी टीम उन्होंने अपनी भेज दी है, और हम यही एक्सपेक्ट करते थे छोटी टीम हमारे तो इतने ट्रेंड सुपरस्टार्स। एक आपको क्रिकेट बोर्ड मिल गया है जो कि बायलैटरल मान जाता है। पिछली दफा आपने रचिन रविंद्रा जो है उसको बना के भेज दिया था, इस बार आप अभी हम उसे लिखवा लें कि इन 2 मैचों में टिम रॉबिन्सन ने आपको टांग देना है एक आधे मैच में। तो कल उसने पहले से पता है जो उसने कल 5 मैचेस 5 चौके लगाए हैं ना, वो जो फॉर्म में आ गए, नो दैट शोड ही हैज इन हिम। यस बड़ी रेस का घोड़ा। और ये भी नजर आया डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट इज इन टोटल डिसअरे। ओके, क्रिकेट टीम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट बोर्ड। ओके, अब ऐसे में आपने कहा बाबर इज द वीक कैप्टन नाउ, नजर आ रहा ना यार। और पहले और अभी में फर्क है या नहीं? सर कैप्टनसी टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली वो कभी भी अच्छा कप्तान नहीं था। उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो टीम की बॉन्डिंग बनाते क्यों बार बार फिर? ठीक है, आई डोंट नो, यू आस्क देम कि आप टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली सेवी होंगे। अब कल के इतने टैक्टिकल ब्लंडर्स हैं कल के ही मैच में, अगर आप देख लें। सही। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड, इफ्तिखार को आप न्यूट्रलाइज और मार्जिनलाइज कर रहे हैं। एक बंदा है जो कि वो हिट कर लेता है, पावर हिटिंग कर लेता है। मुझे नहीं समझ आई कि मैक्सिमाइजेशन कैसे नहीं कर रहे। ठीक है कि सऊद शकील को आप नहीं ले सकते थे क्योंकि आपने, अच्छा सैम अयूब was a revelation। अच्छा बाबर ही उसका कप्तान था PSL 9 में, जिस वक्त उसने वो मिस्ट्री गेन करने शुरू की। ही कैन बी योर ट्रम्प कार्ड विद द बॉल, बारी तो उसने लेनी है, वो तो बड़ा आला खेलता है, हाई स्ट्राइक रेट। आपने अभी तक उसको बॉल ही नहीं कराया, तो दिस मींस यू आर रिग्रेसिव एंड यू आर टेंटेटिव। आप उसको बॉलिंग कराएं। ये टाइम है जब आप देखें। मुझे आप खेल क्यों रहे हैं? आप खुद खेले ही नहीं यार। अब सारे लड़कों को देख, इरफान खान नियाजी इज वन ऑफ द मोस्ट talented and gifted players। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैचेस की सीरीज, और ज़ाहिर 3 मैचेस हो चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि अभी तक की परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन ज़ाहिर है अभी आगे 2 मैचेस और बाकी हैं। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। आज ज़मीन पर ज़मीन का दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है कि कायनात में ज़िंदगी का मस्कन यानी हमारी ज़मीन पर होने वाली जो ख़तरनाक माहौलियाती तब्दीली है, ग्लोबल वार्मिंग है और आलूदगी है, इसके बारे में आगाही फैलाई जा सके। और ये दिन बेशक हम सब के लिए एक बेहतरीन मौका है कि आए मिल बैठकर उन संगीन मसाइल का हल तलाश करें, उन मसाइल की बात करें जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात से दो चार कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग, माहौलियाती तब्दीली और उसकी वजह से इंसानियत आज मुख्तलिफ कुदरती आफात का शिकार है। सैलाब, तूफ़ान, खुश्क साली, मौसमी असरात। और ज़ाहिर अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम पिछले कई सालों से देख रहे हो, चाहे फिर 2 साल पहले का सैलाब हो, फिर चाहे हम अभी इस वक्त की होने वाली बारिशें और पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी जो पहले नहीं होती, और स्प्रिंग में कहीं पर बर्फबारी का हो जाना, ये ज़ाहिर है एक अलार्म है कि हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। तो आज इसी हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर माहौलियाती मरियम शबीर अब्बासी साहिबा ने। मरियम साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मरियम, आज के दौर की अगर बात की जाए, वर्ल्ड जो अर्थ डे है इसको मनाना कितनी अहमियत का हामिल है? जी एब्सोल्युटली, जो आपने कुछ जिक्र अभी किया, जो इश्यूज हमें हो रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज लिंक्ड हैं जो कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज से लिंक करते हैं, और पर्टिकुलरली हर साल डिफरेंट थीम होता है उससे भी लिंक करते हैं अर्थ डे के। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, और उसकी आगाही के लिए, लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसकी आगाही के लिए और नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए उसके लिए ये अर्थ डे हर साल मनाया जाता है 1970 से लेके अब तक। और इसी की इम्पोर्टेंस पे जो है वो ऑफ कोर्स ताकि कुछ किया जा सके और कुछ किया जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर जरा हर साल का एक थीम होता है, जैसे कि इस साल का थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। दैट क्लियरली शोज कि इस वक्त हमें प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा खतरा है। जितना प्लास्टिक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जरा उसको हम तरीके से ठिकाने नहीं लगा रहे, रीयूज या रिसाइकल नहीं कर पा रहे, प्लास्टिक कितना बड़ा खतरा बन चुका है हमारे लिए इस वक्त? जी प्लास्टिक जो है वो आप देखें तो पूरी दुनिया में ग्लोबली सबसे पहले तो ये आपके क्लाइमेट चेंज एमिशंस में कंट्रीब्यूट करता है। 3.3% जो आपकी ग्लोबल एमिशंस हैं उसमें प्लास्टिक का कंट्रीब्यूशन जा रहा होता है। आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है, आप जो सी फूड खाते हैं उसमें आपके प्लास्टिक होता है, आप जो बाजार से रैप फूड लाते हैं, बड़ी मार्केट्स में भी अब तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड आ गया है कि प्लास्टिक में रैप हुए आपके फल हैं, सब्जियां हैं, इसके अलावा कुछ
कुछ ऐसी फूड्स होती हैं जो माइक्रोवेव आप करके खाते हैं, उससे लीच आउट आपकी करके जाती हैं। बाजारों में, शॉपर में बिरयानियां बिक रही होती हैं, इस तरह के खाने हो रहे होते हैं जो गरम गरम उसमें डाल के, चाय भी फॉर एग्जांपल डाल के लोग ले आते हैं, समोसे डाल के ले आते हैं, वो केमिकल लीच करके आपकी खुराक में शामिल होता है, वो आप खा रहे होते हैं। इसके अलावा यानी कि आप जो खा रहे हैं, जो ब्रीथ कर रहे हैं, जो पहन रहे हैं, एवरीथिंग हैज प्लास्टिक इन इट। बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, आपने कहा हम ब्रीथ कर रहे हैं और उसमें भी प्लास्टिक में कहा जाता है कि वो बहुत छोटे छोटे से ज़र्रात होते हैं जो कि हम इनहेल कर रहे होते हैं। शायद ये कहा जाता है कि एक ATM जो होता है उसके साइज पे समझा जाए कि वो सारा प्लास्टिक हम इनहेल कर रहे होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात। ये जब इतना प्लास्टिक हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे जिस्म में जाकर क्या करता है? जी, प्लास्टिक के कंजम्पशन के बहुत सारे आपके जो है वो इम्पैक्ट्स होते हैं। आपके हंगर को ये इम्पैक्ट करता है, ऑफ कोर्स आपका प्लास्टिक अंदर जब जाता है तो वो डाइजेस्ट तो होता नहीं है। इसके अलावा आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, आपकी डेवलपमेंटल डिलेज करता है। और जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, अगर वो माइक्रो प्लास्टिक को कंज्यूम कर रही हैं इन एनी फॉर्म, तो डेवलपमेंटल इश्यूज आपके होते हैं, जो फीटस होता है उसमें, और आपकी जो ब्लड स्ट्रीम में अगर एंटर हो जाए तो कैंसरस भी होता है। आपके स्किन इश्यूज भी कॉज कर सकता है। जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो आपकी जो ब्यूटी क्रीम्स हैं, आपके जो मेकअप के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी पाया जाता है। तो यू कांट रियली अवॉइड इट कि जो आजकल आप जितनी कंजम्पशन में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इन एनी फॉर्म, आपका जो एक्सपोजर हो रहा है, लेकिन डेंजरस ही है कि कुछ भी आप कर लें। अच्छा मरियम, ऐसे में अगर बात की जाए, सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हम इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं और बड़ा बुरा इम्पैक्ट इस साल तो हमने बहुत ही बुरा इम्पैक्ट हमें इस वक्त के इस पर हालिया बारिशें हो जाएं, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि किस तरह से तबाही मचा रहा है पूरी दुनिया में। तो क्या वाकई दुनिया इतनी सीरियस अब आपको नजर आ रही है कि इन चीज़ों के ऊपर काम करें, इन मसाइल के हल के लिए एक साथ बैठें और वाकई जितनी तेज़ी से इसका इम्पैक्ट हो रहा है उतनी तेज़ी से इसके सोल्यूशन की तरफ जाएँ? जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री की तरह बहुत स्ट्रांग है, और लोगों का भी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंसी है, क्योंकि चीप है, आपको इजीली अवेलेबल होता है, और लोग ज़्यादा सोचते नहीं है इस्तेमाल करने से पहले कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट हो। तो उस तरह से अमल दरामद तो नहीं हो रहा है, या उस तरह से एक्शंस नहीं हो रहे इसको रिड्यूस करने के लिए। खासतौर पर आप देखें फास्ट फैशन इंडस्ट्री जो है, इसमें प्लास्टिक का इतना आपका इस्तेमाल है। हर साल नए फ़ोन आते हैं, लोग पागल हो जाते हैं लेने के लिए। ये एक एग्जांपल में सिर्फ आपको टीवीज होते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, बहुत सारे आपकी फैशन इंडस्ट्री में आपके बर्तन, आप फर्नीचर, जो आप बहुत तेजी से चेंज करते हैं, आपके कपड़े भी उसमें शामिल होते हैं। तो एक्शन तो उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है जिस हिसाब से ये हो रहा है, और जिस हिसाब से प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, जिस हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट में है हर जगह। मुझे लगता है कि रीयूज से ज्यादा हमें रिफ्यूज पे हमें जो है वो कैंपेन बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की करने की जरूरत है, कि लोगों को इनकरेज करें कि आप बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करें, आप प्लास्टिक आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। आप देखें कि पहले वक्तों में जब प्लास्टिक नहीं था तो भी तो लोग जिंदा रहते थे, ऑल्टरनेट उसके अवेलेबल थे। अभी सहूलत बहुत है ना मरियम, सहूलत बहुत ज्यादा है। जिस तरह दूध अगर आ रहा है वो उस प्लास्टिक की थैली में आ रहा है, आपने बिरयानी का जिक्र किया, अगर वो पैक हो रही तो वो उस प्लास्टिक के थैले में आ रही है। हमें अगर कोई बॉक्स में मिल रहा है तो वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस में मिल रहा है, हम उसी में खाना गर्म फिर माइक्रोवेव में कर रहे हैं। अब ऐसे में सहूलत बहुत ज़्यादा। आपने कहा रीयूज़ के बजाय रिफ्यूज़ पर बात करनी चाहिए। अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि रियासतों की सतह पर यह होना चाहिए, स्टेट लेवल पर यह होना चाहिए कि बैन लग जाए? हम ये देखते ज़रूर हैं, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें कि सूबाई सतह पर कभी कभी बैन लगता है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, उस तरीके से हो नहीं पाता। लेकिन अगर वाकई एक ऐसा बैन लग जाए, स्टेट लेवल पर लग जाए कि नहीं प्रोड्यूस होगा, और अगर होगा कहीं पर तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि उस चेन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा यूज़ तब होगा जब मार्केट में अवेलेबल होगा, जब अवेलेबल नहीं होगा तो यूज़ नहीं होगा। जी एब्सोल्युटली ऐसा ही है। इंडस्ट्रीज को एक टाइम देना चाहिए कि इस टाइम तक आपके पास इतना टाइम है, इसको आपने क्लोज करना है, और ऑल्टरनेट्स पे आप काम करें। और देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेट्स जिन पे आप काम कर सकते हैं। जैसे बैग का फेडरल लेवल पे, इस्लामाबाद लेवल पे सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पे बैन लगा था, तो उस पर बड़ा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ था अंटिल कोविड-19 केम। फिर होता है कि चैलेंजेस गवर्नमेंट को आगे थे, तो ह्यूमन रिसोर्स ऑफ कोर्स इतना नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जो फेडरल EPA है वो फिर भी कोविड-19 के दौरान भी मार्केट्स में जाके जो है वो रीइंफोर्स करने की उसे कोशिश करती है, और लोगों पे फाइन इंपोज कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये एक पायलट केस ऐसा है जो 100% तो मैं नहीं कहती कि सक्सेसफुल होगा, बट देयर वाज अ स्टार्ट। तो उसी को केस को लेके बाकी जगहों पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो बहुत जरूरी और बहुत
बहुत अर्जेंट करने की जरूरत है। जैसे कि आप देखें बारिशें बहुत बढ़ रही हैं, तो उसमें जो आपके बरसाती नाले हैं उनमें से अर्जेंटली साफ करने की जरूरत है प्लास्टिक। उसमें से जो आपके इंडस रिवर में आपको जितना है दरियाई सिंध में आपको मिलता है 90% जो वेस्ट उसमें होता है उसमें आपको प्लास्टिक मिलता है, तो उनको क्लीन अप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और लोगों में और खासतौर पर एक सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है आपका कलेक्शन का, डिस्पोजल का। जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूस हो चुका है उसको रिसाइकिल कैसे करना है, इस पर कोई मैकेनिज्म हमारे वेस्ट का पाकिस्तान में नहीं है। इसी की वजह से आपको ओपन डंपिंग ग्राउंड में आपको जानवर नजर आते हैं, प्लास्टिक के शॉपर खाते हुए नजर आते हैं, परिंदे प्लास्टिक के शॉपर खाते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।